हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि जो हमारे क्लास 11th का जो फिजिक्स बुक है, जो उसका चैप्टर फर्स्ट है, दैट इज़ द फिजिकल वर्ल्ड, उसके एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एनसीईआरटी कहना क्यों चाहती है। क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि बेसिकली जो हमारी एनसीईआरटी है वही हमारे लिए एक बाइबल के समान है और उसी को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है और उसकी एक एक लाइन को पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम जो है एग्ज़ाम में अच्छा टॉप करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। क्योंकि फिजिक्स की बुक को और उसके वर्ड्स को समझना थोड़ा टिपिकल बात है और फिजिक्स में आप इंटरेस्ट ले सकें, इसके लिए जो है ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। तो आपको जो है इसको अच्छे से लास्ट तक अच्छे से देखते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाती रहूँगी। तो चलिए यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि बेसिकली जो ह्यूमन है, ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अबाउट देम। ठीक है, कि बेसिकली ह्यूमन जो है हमेशा से क्यूरियस रहा है, उत्तेजित रहा है अपने आसपास की वर्ल्ड को, दुनिया को जानने के लिए। द नाइट स्काई विद इट्स ब्राइट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैज द फैसिनेटेड ह्यूमंस सिंस टाइम मेमोरियल। और जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जितनी भी हमें देखने को मिलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, लाइक हमारा स्टार है, मून है, तो वो सारी चीज़ें ना हमें एकदम फैसिनेट कर देती हैं कि आखिरकार ये सारी चीज़ें हैं क्या, इसके पीछे का राज क्या है, आखिरकार ये दुनिया कैसे बनी हुई है। तो दुनिया कैसे बनी हुई है ये सब तो चलो हम बायो में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया जो है हमें पता है कि बहुत साल पहले बनी थी। बेसिकली क्या हुआ था, बिग बैंग थ्योरी दी जाती है कि भैया यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसी हुई थी उसके पीछे। तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि भैया बात है ऐसी कि मतलब एक बार क्या हुआ था कि कोई ऐसी चीज़ हुई, एक ऐसा विस्फोट हुआ कि जिसमें कि क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है वो आपका एकदम एक्सपैंड कर गया और यहाँ का जो टेम्परेचर था उसकी वजह से गिर गया। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो आपका यहाँ पे गिर गया था, तो उससे क्या हुआ कि हमारी यूनिवर्स की जो है फॉर्मेशन हो गई थी। फिर अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, तो उसमें भी कहते हैं कि हाँ यूनिवर्स में किसी तरह का विस्फोट हो, उसके लिए जो है अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं। फिर लिविंग बीइंग कैसे बने, तो हर चीज़ के लिए जो है ना ह्यूमन बीइंग हमेशा से फैसिनेट रहा है, तो उस चीज़ को आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसके हम आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली क्या कहना चाहता है हमारी फिजिक्स। द रेगुलर रिपीटिशन ऑफ द डे एंड द नाइट, द एनुअल साइकिल ऑफ द सेशन, द eclipse, the tides and the volcanoes, the rainbow have always been a source of wonder। ये जो चीज़ें होती हैं नेचर में, हम देखते हैं कि हाँ भैया कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बिजली गिर रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है उसको जानने के लिए ह्यूमन हमेशा से उत्तेजित रहा है और उसके लिए वो हमेशा से काम करते रहा है। द वर्ल्ड हैज़ एन astonishing variety of the material and a bewildering diversity of the life and the behavior। और वो हमेशा से अपने आसपास की दुनिया को, बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा है। द इंक्वायरिंग एंड द इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड हैज़ रिस्पॉन्डेड थ्रू द वंडर एंड द अवे ऑफ नेचर इन द डिफरेंट वेज। और ह्यूमन जो है अपने माइंड को अलग अलग तरीके से यूज़ करके, इमेजिनेशन करके चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस जो है ना हमेशा से प्रूफ मांगता है, उसके लिए जो है ह्यूमन सोचता है कि आखिरकार ये कैसे हुआ होगा, इसके लिए क्या पीछे क्या कारण है। इसीलिए साइंटिस्ट जो है एक ही चीज़ के पीछे बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं कि हाँ भैया दुनिया ऐसा शुरू हुई होगी, पहला जो जीवित जीव है ऐसे बना होगा, उसके लिए 10 थ्योरी दे दी गई। कोई कहता था भगवान ने बनाया है, कोई कहता था कि भैया स्पेस से कुछ गिर गया जिससे कि लिविंग थिंग बन गए। One kind of the response from the earliest time has been to observe the physically environment carefully। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली हम बहुत ही पहले से इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लुक फॉर एनी मीनिंगफुल पैटर्न एंड द रिलेशन इन द नेचुरल फिनोमिना एंड बिल्ड एट यूज न्यू टूल्स टू इंटरेक्ट विद नेचर। अब क्योंकि नेचर में तो अलग अलग कांड हो ही रहे हैं, हम देखते हैं कि भैया बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, तो उससे बचने के लिए जो है ना ह्यूमन बीइंग हमेशा से अलग अलग चीज़ों को बनाने की कोशिश करता है। द ह्यूमन एंडीवर्स इन कोर्स ऑफ टाइम टू मॉडर्न साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। और हमेशा से हम जो है नई नई साइंसेस को, टेक्नोलॉजी को ढूंढने में लगे रहते हैं। कहते हैं कि जो वर्ड साइंस है, साइंस जो है ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड साइंसिया से, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को जानना। जी हाँ, जो हमारा संस्कृत में वर्ड है विज्ञान एंड द अरेबिक वर्ड इल्म कन्वे सिमिलर मीनिंग, उसकी भी मीनिंग सेम है, नॉलेज। ठीक है, साइंस इन अ ब्रॉड सेंस इज ओल्ड एज अ ह्यूमन स्पीसीज। कहते हैं साइंस जो टर्म है ना वो उतना ही पुराना है जितना कि ह्यूमन स्पीसीज है। जो हमारे अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट है, इंडिया है, चाइना है, ग्रीस है, मेसोपोटामिया है एंड मेनी अदर मेड वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट्स प्रोग्रेस। और इन सभी के प्रोग्रेस में सभी देशों ने अपना एक बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंस दिया है। फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड ग्रेट स्ट्राइड वर मेड इन द साइंस इन यूरोप। और यूरोप का काफ़ी अच्छा जो है एक बहुत ही महान वाला कंट्रीब्यूशन रहा है। बाय द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी साइंस हैड बिकम अ ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज। कहते हैं मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी से जो है साइंस जो है एक ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज बन गई थी।
विद मेनी कल्चर्स एंड द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स रैपिड ग्रोथ। और सभी कंट्रीज़ का, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री का, बहुत सारी कंट्रीज़ का इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले रहा है। कहते हैं कि व्हाट इज़ द साइंस एंड व्हाट इज़ द सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, कि साइंस है क्या और ये साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है। तो कहते हैं कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल एंड द डेप्थ इज द पॉसिबल। साइंस कहता है कि किसी चीज़ को समझने का, किसी नेचुरल फिनोमिना को समझने का अटेम्प्ट है, उसको जितनी ज़्यादा डेप्थ में हम समझ सके उतना ज़्यादा हम साइंस यूज़ कर रहे हैं। यूज़ द नॉलेज सो गेन टू प्रोडक्ट एंड द मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, नेचर में जो कांड हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड द प्रोडक्टिंग फ्रॉम व्हाट्स वी सी अराउंड। और साइंस जो है वो एक तरह का एक्सप्लोरिंग है, एक्सपेरिमेंटिंग है, हमेशा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि बेसिकली कैसे हुआ था। द क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड एंड ट्रैवलिंग इन द सीक्रेट्स ऑफ नेचर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द डिस्कवरी ऑफ साइंस। और क्यूरियोसिटी जो थी, लोगों के पास जो उत्तेजना थी चीज़ों को जानने के लिए, नेचर की, प्रकृति की खूबियों को, उसके सीक्रेट्स को जानने के लिए, यही हमें उत्तेजित करती है साइंस की तरफ। द साइंटिफिक मैथड इन्वॉल्व सेवरल इंटरकनेक्ट स्टेप्स। तो साइंटिफिक मेथड में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव जो है हम लोग अपने रिलेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन एंड द वेरिफिकेशंस और द फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इंक्लूड होती हैं कि बेसिकली अगर आप क्या कर रहे हो, कि बेसिकली आप कोई भी चीज़ ढूंढना चाह रहे हो तो आपके जो है ये सारे के सारे प्रोसीजर इंक्लूड होते हैं। कि अगर आप कुछ जानना चाहते हो किसी की चीज़ को के बारे में, आपने देखा, ठीक है, आपने थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व किया, आपने जो है अपनी प्रेडिक्शन दी कि हाँ हो सकता है कि इसके पीछे ये कारण हो, तो और फिर आपने क्या करा कि उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, आपने देखा कि नहीं ये तो फेल हो गया, एक काम करता है इसके अंदर फॉल्सिफिकेशन हो गई थ्योरी की। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी इंक्लूड हो जाती हैं। स्पेक्यूलेशन एंड द कंजेस्चर ऑल्सो हैव अ प्लेस इन द साइंस, but ultimately a scientific theory to be acceptable must be verified by the relevant observation or the experiment। कहते हैं कि जो बेसिकली क्या होता है कि आपका स्पेक्यूलेशन है या कॉन्जेक्चर्ड है, ऑल्सो हैव अ प्लेस इन साइंस, इसके लिए भी प्लेस है साइंस में, ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या है, एक साइंटिफिक थ्योरी टू बी एक्सेप्टेबल मस्ट बी वेरीफाइड बाय रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन। लेकिन किसी भी थ्योरी को हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आप उसका एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ दोगे। There is much philosophical debate about the nature and the method of science that we need not discuss here। बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं साइंस के बारे में, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिकली फिजिक्स पढ़ने आए हैं, बायोलॉजी पढ़ने नहीं आए हैं। द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड द ऑब्जर्वेशन इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। जो किसी भी थ्योरी का या ऑब्जर्वेशन का बनना वही प्रोग्रेस है साइंस का। अगर सब लोग थ्योरी बनाना ही बंद कर दे तब तो प्रोग्रेस होगा ही नहीं साइंस का। साइंस इज एवर डायनेमिक, हमेशा साइंस को में लगे हुए लोग कभी भी इस पूरे नेचर की सच्चाई हम नहीं जान पाएंगे। देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी अमंग साइंटिस्ट। किसी भी थ्योरी को हम कह नहीं सकते कि फाइनल थ्योरी, इसके बाद कोई थ्योरी आएगी नहीं। लोग धीरे धीरे अपने दिमाग को बढ़ाते जा रहे हैं, नई नई थ्योरीज आ रही हैं। एज ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव इन डिटेल्स एंड द प्रिसीजन और द एक्सपेरिमेंट इल्ड न्यू रिजल्ट। जैसे ही कोई नई एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट, उन्हें नया रिजल्ट मिलता है। Theories must account for them if necessary by introducing modifications. Sometimes the modification may not be drastic and may lie within the framework of the existing theory. कई बार तो क्या होता है कि जो नई हमने थ्योरी दी वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, अच्छा होता है, बट कई बार जो है बाद की थ्योरी फेल भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, when Johannes Kepler examined the extensive data of the planetary motion collected by Tycho Brahe, the planetary circular orbit in the heliocentric theory, sun at the center of the solar system imagined by Nicholas Copernicus। तो आखिरकार सबसे पहले जो बताया गया था कि बेसिकली सन जो है वो सेंटर पे प्रेजेंट है और सारे जो प्लैनेट है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये इसका आइडिया दिया था निकोलस कॉपरनिकस ने, ठीक है। हैड टू बी रिप्लेस्ड बाय इलिप्टिकल ऑर्बिट टू फिट द डाटा बेटर। उसके बाद क्या हुआ, एक नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं, हमारी जो बेसिकली ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है शेप में, जो कि अच्छा एक डाटा दे गई। ओकेजनली हाउएवर द एग्जिस्टिंग थ्योरी इज सिंपली अनेबल टू एक्सप्लेन न्यू ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो पुरानी वाली थ्योरी थी वो नए ऑब्जर्वेशन को नहीं बता पा रही थी। दिस कॉजेज अ मेजर अनइवन इन साइंस। और यही सारी चीज़ें जो है साइंस में एक अजीब सी चीज़ है। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th century इट वॉज रियलाइज दैट Newtonian mechanics till then of every successful theory could not explain some of the most basic feature of the atomic phenomena। कहते हैं कि न्यूटन को, जिसको हम एकदम इतना महान मानते हैं, वो भी कई सारी थ्योरी में कुछ पॉइंट्स नहीं बता पाए। Some of the most basic feature of the atomic phenomena, similarly the then accepted wave picture of light failed to explain the photoelectric effect properly। जैसे कि उन्होंने वेव पिक्चर ऑफ लाइट दी थी लेकिन वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से नहीं समझा पाए थे। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द रेडियली न्यू थ्योरम। उसके लिए एक नई थ्योरम दी गई जिसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स,
जिसको आप ना केमिस्ट्री में पढ़ोगे, टू डील विद द एटॉमिक एंड द मॉलिक्यूलर फिनोमिना। जस्ट एज अ न्यू एक्सपेरिमेंट में सजेस्ट एन अल्टरनेटिव थ्योरेटिकल मॉडल। तो इसी तरह से क्या होते हैं, नए नए भैया एक्सपेरिमेंट होते हैं, अलग अलग तरह के हर चीज़ का मॉडल दिया जाता है। ए थ्योरेटिकल एडवांस में सजेस्ट दैट to look for in some experiment the result of the experiment of the scattering of alpha particle by the Goldfoil in 1911 by the Ernst Rutherford established the nuclear model of an atom। तो किसी भी न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को कैसे तैयार किया गया था, जब रदरफोर्ड ने बताया, एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि हाँ कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ 180 डिग्री पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने मॉडल दिया। दिस देन बिकम्स द बेसिस ऑफ द क्वांटम थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम की थ्योरी ने उस चीज़ को मानते हुए सब कुछ को बताया। In 1913 by the Niels Bohr. On the other hand, the concept of the antiparticles was first introduced theoretically by the Paul Dirac। कहते हैं सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था एंटी पार्टिकल्स का वो दिया गया था पॉल डिराक के द्वारा 1930 में, एंड कन्फर्म 2 years later by the experimental discovery of the positron by the Carl Anderson। और पॉजिट्रॉन की खोज की थी कार्ल एंडरसन ने। तो आपको इन सारे साइंटिस्ट के नाम रटने नहीं है, बेसिकली बस आपको थोड़ा सा बताया जा रहा है। हो सकता है कि नीट जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, बट अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो ये नहीं पूछेंगे, कि भाई आपको बताना चाह रहे हैं कि देखो किस तरीके से मतलब एक साइंटिस्ट ने कुछ ढूंढा और दूसरे साइंटिस्ट ने उससे और अच्छा वो ढूंढने में समर्थित रहा। फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ द नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में फिजिक्स हमारा एक बेसिक डिसिप्लिन है, विच ऑल्सो इंक्लूड अदर डिसिप्लिन लाइक द केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी। लेकिन इसमें जो है आपके और भी डिसिप्लिन इंक्लूडेड होते हैं, लाइक आपका केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। द वर्ड फिजिक्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग्स द नेचर। फिजिक्स वर्ड जो है वो आपका जो है ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है नेचर। इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी, दैट इज यूज्ड टू रिफर टू द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, जिसका मतलब होता है कि अपने फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ना। प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन इज नाइदर पॉसिबल नॉट नेसेसरी। एक प्रिसाइज डेफिनेशन अगर आप ढूंढने बैठोगे तो वो आपके लिए इम्पॉसिबल ही है। We can broadly describe physics as a study of the basic laws of the nature and their manifestation in the different natural phenomena। कहते हैं कि बहुत सारे इसके पीछे जो है लॉज दिए जाते हैं नेचर वगैरह में, तो वो सारा कुछ इंक्लूड है फिजिक्स में। द स्कोप ऑफ द फिजिक्स इज डिस्क्राइब ब्रीफली इन द नेक्स्ट सेशन। और अगले सेशन में जो है हम स्कोप ऑफ फिजिक्स को अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। हियर वी रिमार्क द टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन द फिजिक्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे। इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं कि फिजिक्स में ना हम ना अलग अलग तरह के फिजिकल फिनोमिना को कुछ कॉन्सेप्ट या लॉज के द्वारा बताने की कोशिश करते हैं। द एफर्ट इज टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सम यूनिवर्सल लॉज इन द डिफरेंट डोमेन्स एंड द कंडीशन। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सल लॉज को हम डिफरेंट डोमेन्स में और कंडीशन में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय द न्यूटन डिस्क्राइब द फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड, the motion of the moon around the earth and the motion of the planet around the sun. Similarly, the basic laws of the electromagnetism, Maxwell equation governs all electric and the magnetic phenomena। तो कहते हैं कि बेसिकली जितने भी लॉ दिए गए, न्यूटन ने अगर लॉ दिया है कि एप्पल नीचे गिरेगा, ग्राउंड पे नीचे ही गिरेगा, कभी ऊपर नहीं जाता आसमान पे, तो वो हर जगह पे फॉलो होगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंडिया हो, ठीक है। तो सारी की सारी जो थ्योरीज है वो सबको माननी पड़ती है। ए रिलेटेड एफर्ट इज टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड द इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट। तो बेसिकली अलग अलग एफर्ट किए जाते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। दिस अप्रोच इज कॉल्ड द रिडक्शनिज्म। जब हम बहुत अंदर तक जाकर किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसको कहते हैं रिडक्शनिज्म, एंड इज़ द हार्ट ऑफ द फिजिक्स, और यही हमारा दिल है फिजिक्स का। फॉर एग्जाम्पल, द सब्जेक्ट ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स डेवलप्ड इन द 19th century deals with the work system in the terms of the macroscopic quantities such as the temperature, internal energy, entropy। लाइक अगर बात करें हम थर्मोडाइनमिक्स की, तो वो 19th century में ढूंढा गया, जिसमें हमारी चीज़ें इंक्लूड होती है। हमारा चैप्टर भी आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिकली टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी क्या होती है। Subsequently, the subject of the kinetic theory and the statistical mechanics interpret these quantities in the term of the properties of the molecular constituents of the work system। और हम उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। इन पर्टिकुलर, द टेम्परेचर वॉज सीन टू बी रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। तो जब आप पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी निकालना, तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाओगे। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ फिजिक्स बाय द लुकिंग एट इट्स वेरियस सब डिसिप्लिन्स। तो हम समझ सकते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स को इसके अलग अलग डिसिप्लिन के द्वारा। बेसिकली देयर आर टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो फिजिक्स को हम दो चीज़ों में बांटते हैं कि भैया एक हो गया मैक्रोस्कोपिक, एक हो गया माइक्रोस्कोपिक। द मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड फिनोमिना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल।
तो माइक्रोस्कोपिक में हम पढ़ते हैं कि भैया लेबोरेटरी में कुछ करना, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स को मानते हैं। भाई माइक्रोस्कोप डोमेन्स में आपके इंक्लूड होते हैं एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड द न्यूक्लियर फिनोमिना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, एटम्स के पीछे घुसना, मॉलिक्यूलर चीज़ों को समझना, न्यूक्लियर फिनोमिनास को समझना, इसको हम बेसिकली कहते हैं कि भैया ये हो गया माइक्रोस्कोपिक।